नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चुनाव ड्यूटी में लगे कुछ अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी न कर उन्हें मतदान से वंचित करने और मतदाता सूची से कई लोगों के नाम काटे जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात न होने पर उन्होंने जिला उप निर्वाचन अधिकारी ओपी सनोडिया से मुलाकात कर उन्हें इसकी शिकायत भी की। कांग्रेसियों का आरोप है कि ज्यादातर ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सत्ता पक्ष की नीतियों के विरोध में थे और इस चुनाव में कांग्रेस को अपना वोट देना चाहते थे, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सत्ता पक्ष व स्थानीय नेता के इशारे पर डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए और उन्हें मतदान से जानबूझकर वंचित किया गया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने पर भी ऐतराज जताते हुए इन दोनों ही मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। कांग्रेसियों का आरोप है कि ज्यादातर ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो सत्ता पक्ष की नीतियों का विरोध में थे और इस चुनाव में कांग्रेस को अपना वे मत देना चाहते थे, ऐसे अधिकारी कर्मचारी को सत्ता पक्ष व स्थानीय नेता के इशारे पर डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए हैं और उन्हें मतदान से जानबूझकर वंचित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने पर भी ऐतराज जताते हुए इन दोनों ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। उप निर्वाचन अधिकारी श्री सनोडिया से मुलाकात के बाद मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि करीब 4 से 5 हजार ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें डाक मतपत्र जारी नहीं किए गए और वे मतदान से वंचित हो गए। यह लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है और जानबूझकर उन्हें डाक मतपत्र जारी न कर उन्हें मतदान से वंचित किया गया, क्योंकि शिक्षा विभाग से अन्य विभागों के ऐसे कई कर्मचारी और उनके संगठन हैं जो प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे थे और वह अपना वोट ही कांग्रेस को देना चाहते थे। इसकी जानकारी सत्ता पक्ष को थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन नहीं चाहते थे कि ऐसे कर्मचारी मतदान करें और उन्हीं के इशारे पर इतनी बड़ी मात्रा में अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी न कर उन्हें मतदान से वंचित किया गया है। वहीं भारी मात्रा में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची से काटे गए। हमने मांग की है कि जिस तरह से डाक मतपत्र जारी करने में जो लापरवाही की गई है और लगभग 4.5 से 5 हजार कर्मचारी मतदान करने से वंचित रह गए हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इतने वर्षों में मैं पहली बार देख रही हूँ कि डाक मतपत्र से मतदान करने से इतने भारी संख्या में हमारे कर्मचारी वंचित रह गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक बात है और हम सभी जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर चल रही है
और प्रशासनिक जो तंत्र है अभी वर्तमान में तो जो सत्ता है उसके ही अधीन है, ये लोग काम कर रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार क्योंकि बदल रही है, कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन प्रबल है और कर्मचारी वर्ग का भी बहुत बड़ा रुझान है सत्ता परिवर्तन के लिए कांग्रेस के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है इसके दबाव में कर्मचारियों ने काम किया है और दबाव में आकर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि डाक मतपत्र जारी करने में लापरवाही नहीं की गई, बल्कि ये सोची समझी साजिश है ये, और मतदान से वंचित रखा जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस समय सरकारी कर्मचारी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे शासन से, सरकार से, भाजपा के मंत्रियों से, नेताओं से। तो सभी का ये मत था कि इस बार सत्ता परिवर्तन करने के पक्ष में ही हमको मतदान करना है और ये बात इनको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी। इसलिए मुझे लगता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी या जो भी उनके मातहत अधिकारी हैं जो इस निर्वाचन कार्यों से जुड़े हुए हैं, सबको एक तरह से दिशा निर्देश दिया गया होगा कि आप लोगों को इस तरह से मतदान से अपने कर्मचारियों को रोकना है, क्योंकि हमारे विरोध में मतदान करेंगे और हमारा नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हम चाहते हैं कि हो। अभी तो हमने अतिरिक्त कलेक्टर सनोडिया जी को अपना ज्ञापन दिया है एक पत्र के माध्यम से, और कल जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक लेने वाले उनके सामने भी हम बात रखेंगे। और मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी सहित अन्य पदाधिकारी जिला उप निर्वाचन अधिकारी ओपी सनोडिया से सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को डाक मतपत्र जारी न कर उन्हें मतदान से वंचित करने की शिकायत कर रहे थे, तो जिला उप निर्वाचन अधिकारी श्री सनोडिया ने बातों ही बातों में सभी के सामने यहाँ तक कह दिया कि काम की व्यस्तता के चलते उन्होंने स्वयं मतदान नहीं किया है। उधर जिला उप निर्वाचन अधिकारी से कांग्रेस पदाधिकारी की इस मुलाकात के बाद जब मीडिया कर्मियों ने श्री सनोडिया की प्रतिक्रिया लेना चाहिए तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से किनारा कर लिया। वहीं इस पर उन्होंने कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर श्री सनोडिया के इस बयान पर कांग्रेस के हमलावर हो गए। उन्होंने श्री सनोडिया के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उस लोकतंत्र का मजाक बताया। 22 नवंबर को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा बालाघाट के द्वारा एनपीए खाते में ऋणी वसूल के लिए सरफाईसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नगर के ऋणी मुरली मखीजा, पिता टिकमदास मखीजा एवं परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसायिक परिसर का सांकेतिक आधिपत्य ले लिया गया। इस दौरान बाकायदा मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक चेतन लाल जगदेले अपने दल बल के साथ कार्रवाई को अंजाम देते दिखाई दिए, जिसके तहत मखीजा के शॉप पर नोटिस और बैंक के कागजी कार्रवाई भी की गई। आपको बताएं कि 2018 में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से मुरली मखीजा के द्वारा प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के नाम पर 15 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी समय सीमा में लोन अदा न करने के कारण उन पर 20 लाख का बैंक का कर्ज होने पर बुधवार को ग्रामीण बैंक के दल के द्वारा उनकी संपत्ति को सांकेतिक कब्जा किया गया है। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मंडल चेतन जगदाले ने बताया कि सरफाईशी अधिनियम के तहत मुरली मखीजा की संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। उनके द्वारा प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के नाम से मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक बालाघाट शाखा से लोन लिया गया था। लोन न चुकाने के कारण सरफाईशी अधिनियम के तहत इनको नोटिस दिया गया है। नोटिस की अवधि पूरी होने पर आज उनकी संपत्ति पर सांकेतिक कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि सांकेतिक कब्जा लेने के बाद बैंक डीएम कोर्ट में जाएगी, वहां से भौतिक कब्जे के लिए कार्रवाई होगी। भौतिक कार्रवाई के बाद उनकी संपत्ति का विक्रय किया जाएगा। इस बीच मुरली मखीजा के द्वारा लोन की राशि जमा कर दी जाती है तो भौतिक कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। 2018 में लोन लिया था। इस संपत्ति ये जो संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति है, इनके 2 भाई और 2 बहनें हैं, वो भी इसमें सहस्वामी हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी श्री मुरली मखीजा को इस खाते को चलाने के लिए। तो सर बालाघाट जिले में और कोई ऐसी संभावना है कि हाँ, ये सरफाईशी अधिनियम जो बना है भारत सरकार ने बनाया हुआ है 2002 के अंतर्गत, तो इसमें इस टाइप की जो संपत्तियाँ जो मतलब बैंक में गिरवी रखकर लोन लिए जाते हैं, तो उसमें हम लोग समय से और नियमबद्ध तरीके से लोन नहीं चुकाते हैं, तो इसमें त्वरित कार्रवाई जो है करते हुए इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और भी संपत्तियाँ रहती है जो इस टाइप की हो, उसमें समय समय पर बैंक कार्रवाई करते रहते हैं। इस तरह के केस और है कि आगे हो सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाई? हाँ, जिले में और भी है और इसके अलावा जहाँ भी है कार्रवाई का चलती है। कितना लोन लिया था सर इन्होंने? लगभग 14 लाख 50 हज़ार का लोन लिया था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नौशीन खान की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक दलजीत सिंह पिता रूप से मस्कुले
23 वर्ष ग्राम खुरसोड़ा थाना लामता निवासी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विद्यमान अदालत ने इस आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के अलावा 15,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार ये लड़की 1 वर्ष पूर्व से अपनी बड़ी मां के घर में रहती थी। 1 वर्ष पहले लड़की की बड़ी मां के पुत्र की शादी थी। वहां दलजीत सिंह ने इस लड़की को देखा तो इस लड़की से शादी करना चाहता था। दलजीत सिंह ने लड़की के परिवार वालों से शादी करने के लिए भी बोला था। समाज का ही होने के कारण परिवार के लोग भी मान गए थे, किंतु लड़की नाबालिग होने के कारण 18 वर्ष होने के लिए इंतजार किया जा रहा था। पिछले वर्ष माह 2022 के फरवरी में दलजीत सिंह ने इस लड़की को गांव के पहाड़ी की तरफ ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनाने की वजह से लड़की गर्भवती हो गई थी, किंतु दलजीत सिंह उससे गर्भपात करवाना चाहता था, तो लड़की ने इससे मना कर दिया। परिवार वालों को जब लड़की का पेट उबड़ा हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने लड़की से पूछताछ की। तब इस घटना के संबंध में उन्होंने अपने परिवार वालों को बताया। तब यह लड़की अपने परिवार वालों के साथ महिला थाना बालाघाट पहुंची। इस लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दलजीत सिंह के विरुद्ध धारा 376(2)(n), 376(3) भारतीय दंड विधान की धारा 3/4(2), 5(L)(J)(11)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस अपराध में दलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विद्यमान अदालत में पेश किया गया। मामला लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नौशीन खान की अदालत में चला। विद्यमान अदालत में चले इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल रहा। परिणाम स्वरूप विद्यमान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी दलजीत सिंह को धारा 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 5(L)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 5(J)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपने मामा गांव मंडई में आए एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते स्वयं हंसिया से अपना दायां हाथ काट लिया, जिससे गंभीर हालत में परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मामला भरवेली थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम भानपुर का है। यहाँ लालबरा थाना के अंतर्गत बल्लारपुर निवासी 40 वर्षीय युवक लक्ष्मीचंद पिता हरिचंद सहारे अपनी पत्नी और 7 वर्षीय बेटे के साथ 20 नवंबर को अपने मामा के गांव ग्राम सर्वे निवासी रामू आमाडारे के यहाँ मंडई आया था, जिसने बुधवार की सुबह ग्राम भानपुर जाकर स्वयं अपने आप को जख्मी कर दिया। घायल के परिजनों के द्वारा युवक का मानसिक संतुलन ठीक न होना बताया गया है। घायल युवक की पत्नी अनीता सहारे ने बताया कि 20 नवंबर को वे पति के साथ मामा गांव सुरवाई मंडई में आए थे, जहां एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई और मानसिक बीमारी की तरह वह हरकतें करते हुए हमें मारपीट करने लगे। इसके कारण हमने उसके हाथ पांव बांध दिए थे। बुधवार की सुबह उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है, जिसके बाद हमने उनके हाथ खोल दिए और वह इधर उधर देखने लगे। इसी बीच वह उठकर फिर हमें मारने के लिए दौड़ा। वह वहां से भाग गया और भानपुर आ गया। यहाँ उसने अपने हाथ को हंसिया से काटकर जख्मी कर लिया है, जिसके बाद वह लक्ष्मीचंद सहारे को लेकर परिजनों के साथ ही वह जिला चिकित्सालय लाए हैं। बताया जा रहा है कि मजदूर लक्ष्मीचंद सहारे के साथ इस घटना के ग्रामीणजन भी हतप्रभ है। ऐसा लगता है कि लक्ष्मीचंद मानसिक रूप से बीमार हो गया है। सुरवाई कब गए थे? सुरवाई 2-3 दिन गए थे। अच्छा, मंडई में? हाँ, मंडई गए थे। बोलते हैं मामा के गाँव जाएंगे, तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो इनकी अचानक में तबीयत खराब हो गई। खाना वाना मस्त खाए और ऐसा चमकने लगे, हमको चमकाने लगे, मारने पीटने लगे। तो हमने बोले कैसे हो रहे हो, और फिर ऐसे हो रहे हैं करके हम रात को दिन नहीं सोए उस रात, और फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही होने लगे। तो हमने उनको गमछा से बांध के रखे थे। कहाँ पर बांधे थे? हाथों में ऐसा बांध के रखे और पैरों को भी बांध दिए, ताकि हमको परेशान ना करें और 5-5 लोगों से नहीं खेलते। फिर आज क्या हुआ? तो आज उनको हमने बांध के रखे थे, तो वो सुबह बोलते हैं मेरे को ठीक लग रहा है। हमने हाथ छोड़ दिया। हमने भी ठीक लग रहा है बोल रहे हैं, तो हाथ छोड़ दिए और हम इधर रोड पे खड़े थे। वो यानी इधर उधर आसपास देखने लगे। अब क्या देख रहे थे पता नहीं। तो बोलते हैं मैं आज मरने वाला हूँ, मेरे साथ हादसा होने वाला है, ऐसे करके वो अपन ही बोल रहे थे। और मेरे साथ में मेरे कान में कोई बोलता है
मेरे को बुला रहा है, 4 लोग आए हैं, 5 लोग आए हैं मेरे को मारने के लिए, ऐसे करके बोलते थे। फिर कहाँ गए थे तो ये? तो वो झटका मारे, उसको बांध के रखे थे, झटका मारे और वो भाग गए। फिर ये मेरे भाई वगैरह दौड़े, कहाँ भाग रहा है करके, तो पकड़ा ऐसे नहीं, देख पलट पलट के देखते जाता था और भागते जाए। तो फिर वो दूसरे गांव में लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर लालबर्रा से वारासुनी मार्ग स्थित ग्राम पंचायत धारपीवाड़ा के चौक की मोड़ाई के समीप ही एक अज्ञात चौपहिया वाहन की टक्कर से धारपीवाड़ा निवासी 65 वर्षीय चमारूलाल कोड़ापे की मौत हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब धारपीवाड़ा निवासी चमारूलाल कोड़ापे चौक से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी लालबर्रा की ओर से आ रहे चौपहिया वाहन चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे जबरदस्त ठोस मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारपीवाड़ा निवासी 65 वर्षीय चमारूलाल कोड़ापे 22 नवंबर को मछलियां बेचकर शाम को घर वापस आया रहा था। इसके बाद चौक की ओर घूमने गया था और शाम करीब 6:30 बजे रोड किनारे से घर की ओर आ ही रहा था। तभी लालबर्रा से वारासुनी की ओर जा रही अज्ञात चौपहिया वाहन चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए पैदल चल रहे व्यक्ति को पीछे से जबरदस्त टक्कर मारकर फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में चमारूलाल कोड़ापे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद आसपास स्थित लोगों ने तत्काल ही लालबर्रा पुलिस की घटना को सूचना दी। वहीं सड़क हादसे में चमारूलाल कोड़ापे की मौत हो जाने से आक्रोशित ग्रामीणजनों ने अज्ञात चौपहिया वाहन चालक को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग को लेकर चक्का जाम करने का प्रयास किया, परंतु पुलिस प्रशासन की समझाइश के चलते महज 10 मिनट में चक्का जाम समाप्त हो गया और पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर ग्रामीणजनों का आक्रोश भी शांत हो गया। इसके बाद मृतक व्यक्ति के शव को लालबर्रा के अस्पताल लाया गया, परंतु रात हो जाने के कारण दूसरे दिन 23 नवंबर को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस चौपहिया वाहन कार से सड़क हादसा घटित हुआ है, उक्त वाहन नेवरगांव वारासुनी के समीप स्थित टोल प्लाजा में कैद हो जाने की सीसीटीवी में कैद हो जाने की भी बात कही जा रही है। पुलिस टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है और वाहन को जब्त कर कार चालक को जल्द ही गिरफ्तार करने की भी बात कही जा रही है। ना ये है कि हमारे गांव का एक चमारूलाल कोड़ापे जो कम से कम 65 से 70 वर्षीय, वो अपने मछली का धंधा करता है और ढीमर समाज से है वो। तो मछली वछली बेच के फिर वो टहलने के लिए इसको मतलब ये मेन रोड वारासिनी रोड पे गांव पड़ता है हमारा, तो वहाँ पर टहलने के लिए आया होगा। तो उस बीच में एक अज्ञात वाहन, जिसका अभी पता चला है कि अज्ञात वाहन नहीं पता चल गया है, तो क्रेटा है, उस गाड़ी से टकरा गया, दोनों पैर और ये ऑन स्पॉट पे वो डेथ हो गई उसकी। तो मैंने फिर जानकारी 100 डायल किया, फिर मैंने थाने में जानकारी दिया। थाने के बाद में जैसे ही आए तो उसको मृत घोषित कर दिया। तो फिर उसके बाद में शव को लेके यहाँ पर हॉस्पिटल में प्राथमिक मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर लाके इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने बताया कि धारपीवाड़ा में चौपहिया वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वाहन से हादसा घटित हुआ है। वह वारासुनी रोड स्थित टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। वह वाहन का नंबर भी मिल चुका है, जिसे जल्द ही बरामद कर कार चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कल सुबह किया जाएगा। मर्ग कायम कर मामले की जाँच की जा रही है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मीरेगांव के वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 तक विगत कई महीनों से नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वार्डवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है और वार्डवासी पानी के लिए नलकूप, हैंडपंप या फिर बोर का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर पानी की समस्या को देखते हुए करोड़ों रुपए की लागत से हर घर नल हर घर जल योजना के तहत वैनगंगा नदी छिंदलई का पानी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई। साथ ही प्रत्येक पंचायत में पानी टंकी का निर्माण कर गांव-गांव में प्रत्येक घरों में निःशुल्क नल का कनेक्शन भी किया गया। लेकिन जिन घरों में शासन के द्वारा पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन दिए गए, परंतु शासन सभी घरों में रोजाना ही नल जल योजना का पानी पहुँचाने में विफल साबित हो रहा है। और इस योजना के तहत शासन प्रशासन के द्वारा जो प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन किए गए थे, वह शोभा की सुपारी बनकर रह गए। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत 77 ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के तहत नल कनेक्शन किए गए, लेकिन विगत वर्षों से कुछ ऐसी पंचायतें वार्ड है जहां आज तक इस नल जल योजना का पानी नहीं पहुंच पाया। उन्हें आज भी पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति के लिए में पानी की समस्या को दूर करने के लिए वे ग्रामीण जन स्वयं के व्यय पर कुआं खुदवा रहे हैं या फिर कोई बोर करवा रहा है।
वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग के लोग दूसरे के घरों के जल स्तरों पर निर्भर रहे, परंतु प्रशासन के द्वारा नल जल योजना का कनेक्शन होने के बाद भी ग्रामीण जनों को पानी नहीं मिल रहा है या नहीं, इसकी सुध नहीं ली जा रही। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शासन की यह करोड़ों रुपए की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ग्राम पंचायत मेरे गांव में पानी टंकी होने के बाद भी वार्ड नंबर 1 से लेकर 6 में निवासरत लोगों को नल जल योजना का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण जनों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ये पानी क्यों नहीं मिल रहा है? लगाए हैं भी तो क्या मतलब है पानी का? कितने दिनों का लगाइए? गर्मी मंदी चलाओ लगाओ है ना, एक भी बूंद पानी नहीं मिला है। तो अभी पानी कहाँ से भरते हो आप लोग? ये हेडपम्प से। तो जो नल लगाए यहाँ पे नहीं सबके यहाँ हम नहीं जानते, इधर आता नहीं पानी, आता ही नहीं अब तक के। हेडपम्प से डोहारते हैं पानी। फिर पैसे के लिए आते हैं पंचायत वाले? पंचायत वाले वो मकान टैक्स और लाइट बिल के लिए आते हैं, वो अभी पानी के लिए हमने बोले आओगे भी तो हम पैसे तो देने वाले हैं कि नहीं, हमको पानी मिल ही नहीं रहा है तो क्या हमको पैसे देंगे? पानी मिलता तो पैसे देते, उसमें क्या है? समस्या होती पानी लाने के लिए। हाँ समस्या अभी हेडपम्प है, यहाँ से ले जाते हैं पानी। एक ही हेडपम्प है? हाँ ये एक है और एक उधर है। मतलब नल कनेक्शन पहुंचा दें लेकिन पानी नहीं मिलता। नहीं मिलता, वो तो लगाए हैं ठिया बनाए हैं। मैं तो उसी वक्त बोली पानी देते ही नहीं तो ये ठिया क्यों बना रहे हो? दिखावे के लिए दिखावा के लिए लगाए ही नहीं तो क्या है? पानी तो आ ही नहीं रहा जब से ये नल पाइप लगे हैं तब से, एक भी दिन पानी नहीं आया। फिर क्या समस्या होती है? समस्या वही तो है, अब पानी की समस्या थी तो कुआं खुदवा लिए। ये सब 200 करोड़ की योजना है तो ये देखो ना कैसी है, तो कोई काम नहीं आ रही? कोई काम नहीं आ रही है। क्या होना क्या चाहिए था? पानी आना था ना, मतलब पाइपलाइन बिछी तो पानी आना। पानी आना था, लेकिन हमारे 60-70 हज़ार कुएं में जाते। तो पंचायत को टैक्स वगैरह देते हैं आप? आधार कार्ड वगैरह तो लिए थे, 2-3 बार आए भी थे, वो ले गए हैं जी। पर मैंने नहीं दिया। पानी नहीं मिला तो टैक्स नहीं दिए? नहीं दिया। आचार संहिता लगने के चलते नवंबर माह में स्थगित की गई कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की परीक्षाएं अब 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं लिए जाने के आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा जारी किए गए हैं। यहां आदेश जारी होने के साथ ही परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं सुबह 9 से 12, तो वहीं कक्षा 11वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। भले ही एक और लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया हो, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अब तक आधा पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं किया गया है, तो वहीं अधूरी तैयारी के बीच ही अर्धवार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। जिले के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। यह परीक्षाएं इस लिहाज से काफ़ी अहम हो जाती है क्योंकि इनके 5% अंक बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। पिछले दिनों चुनाव और त्योहारों के चलते स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, इसके कारण अब परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है और कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की परीक्षाएं 6 दिसंबर से आयोजित किए जाने के भी आदेश जारी करती है। लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम पनबीरी में प्रेमी जोड़े के द्वारा किया गया विवाह वाला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले में विवाह कर चुके प्रेमी युवक युवतियां एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो वहीं लालबरा थाने में उपजे विवाद के बाद लड़की को पुलिस प्रशासन के द्वारा वन स्टॉप सेंटर बालाघाट भेजकर दोनों को अलग कर दिया गया। अब इसी मामले में प्रेमी युवक रिंकू बराड़कर अपने पत्नी को साथ ले जाने के लिए वन स्टॉप सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, बावजूद उसके कि उसकी पत्नी को वापस नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रिंकू की पत्नी भी वन स्टॉप सेंटर में नहीं रहना चाहती, जिसे वन स्टॉप सेंटर के द्वारा सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। पति के लाख मिन्नतों के बाद भी उसकी पत्नी को 3 दिनों बाद उसे सौंपने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि लालबरा थाना के अंतर्गत ग्राम पनबीरी निवासी 20 वर्षीय युवती 18 नवंबर को प्रातः 10 बजे लालबरा कॉलेज जा रही हूं करके घर से निकली थी, परंतु शाम तक वह घर नहीं पहुंची। परिजनों ने थाने में गुम सूचना की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पनबीरी निवासी रिंकू वराड़कर पर उनकी पुत्री को गुमराह करके अपहरण करने का संदेह व्यक्त किया गया था। लेकिन दोनों प्रेमी युगल जोड़े ने गोंदिया के आर्य समाज में भीमघाट स्मारक समिति में 18 नवंबर को ही सर्वसम्मति से विवाह कर लिया था और 21 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे दोनों नवयुगल जोड़े लालबरा थाना पहुंचकर पुलिस को विवाह कर लेने के संबंध में जानकारी दी। इसकी जानकारी युवती के परिजनों को लगते ही वे थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से युवक पर युवती को गुमराह कर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए युवती को परिजनों के सुपुर्द करने व युवक पर सख्त कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे।
परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई कि युवती बालिग हो चुकी है और युवती अपने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और लड़के के साथ में रहना चाहती है, इसलिए पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, जिस पर युवती के परिजनों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। लालवरा पुलिस के द्वारा विवाद को बढ़ता देख वन स्टॉप सेंटर बालाघाट को यह मामला भेज दिया गया, जिसके बाद यह मामला शांत हो गया। जैसे कि कल हमने 18 तारीख को शादी कर चुके हैं, दोनों बालिग हैं। हम लालवरा थाना पहुँचे, वहाँ से कल हम टीआई सर जो थे, जो वन स्टॉप सेंटर यहाँ पहुँचाया गया लड़की को, बोले आज लड़की आपके हाथ पे मिल जाएगी। अभी यहाँ आए तो लड़की को मना कर रहे हैं कि जाने से हमारे साथ मना कर रहे हैं, और लड़की बोल रही है कि हमारे साथ जाने तैयार है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं लड़की को लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, कहाँ की लड़की है? पनबिरी। तो प्रेम पसंद किया है आप लोगों ने? जी। तो थाने वालों ने यहीं पे भिजवाए थे कल? जी। क्यों नहीं देना चाह रहे? पूछे तो होंगे कारण आपने क्यों नहीं देना चाह रहे? मैडम बोल रहे हैं कि 5 दिन रुकेंगे और लड़की जाने तैयार है। लालवरा नगर मुख्यालय के सिवनी बालाघाट मार्ग स्थित बस स्टैंड के सामने हाईवे रोड के किनारे विद्युत विभाग का विद्युत पोल लगा हुआ था, जो क्षतिग्रस्त हो चुका था। लंबे समय से उक्त क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को हटाकर अन्यत्र स्थान पर लगाने की मांग विद्युत विभाग से जागरूक नागरिक व स्थानीय दुकानदारों के द्वारा की जा रही थी। 22 नवंबर को विद्युत विभाग के द्वारा बस स्टैंड के सामने हाईवे मार्ग के किनारे स्थित क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलकर दूसरे स्थान पर नया विद्युत पोल लगा दिया गया है। क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को हटाकर शिफ्टिंग कार्य के चलते दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक विद्युत प्रभाव सेवा बंद रही, जिससे विद्युत उपकरण से चलने वाले व्यापार प्रभावित होने के साथ ही आमजनों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं बस स्टैंड के सामने हाईवे मार्ग किनारे स्थित क्षतिग्रस्त विद्युत पोल हट जाने से स्थानीय दुकानदार व राहगीरों ने विद्युत विभाग के प्रति आभार भी जताया।